पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सन 1896 में, जब वे मात्र 20 वर्ष के थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो शुरुआत में जिन्ना मुस्लिम लीग से बच रहे थे, लेकिन सन 1913 में उन्होंने अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करने का फैसला लिया और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक मोहम्मद अली जिन्ना कैसे कट्टर संप्रदायवादी बन गए, ये कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में 14 अगस्त 1947 तक, यानी आज़ादी के एक दिन पहले तक लागू रहा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में चुनाव पहली बार 1936-37 में कराए गए। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। अधिनियम के इस प्रावधान को कभी लागू नहीं किया जा सका, लेकिन अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष 1936-37 में जो चुनाव हुए, उसमें मुस्लिम लीग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने तब तक सांप्रदायिक एजेंडा नहीं अपनाया था। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को बहुत थोड़ी सी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित 485 सीटों में से उसे केवल 110 सीटें मिली। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल और सिंध में भी उसे अन्य मुस्लिम दलों की तुलना में बहुत कम वोट मिले। अन्य मुस्लिम दलों के द्वारा पछाड़े जाने के बाद मुस्लिम लीग अब ये दावा नहीं कर सकती थी कि वही भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। खैर, चुनावों के बाद कांग्रेस ने थोड़ी आनाकानी के बाद, वायसराय से आश्वासन मिलने के बाद, जुलाई 1937 में सरकार बनाने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल, असम और पंजाब में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की इच्छा प्रकट की और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जाहिर की कि उत्तर प्रदेश, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उसके सदस्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाएंगे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कांग्रेस के इस रुख की वजह से ही मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने उग्र संप्रदायवाद की तरफ अपने कदम बढ़ाए। दरअसल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, एक तरह से वादा खिलाफी की, जिससे कि मोहम्मद अली जिन्ना को गहरा आघात लगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में तालमेल हो गया था। इसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 64 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में कुल 228 सीटें थी और 64 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, जिसमें सिर्फ 9 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इन 64 आरक्षित सीटों में से जब चुनाव परिणाम निकला तो 26 सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रही थी। 28 सीटों पर स्वतंत्र मुस्लिम उम्मीदवारों ने विजय हासिल की थी, जबकि 9 नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी, जो नवाब छतारी की पार्टी थी, और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेसी मुसलमान ने चुनाव जीता था। बाद में एक और मुस्लिम सीट रिक्त हुई तो आपसी तालमेल के आधार पर उस सीट पर कांग्रेस के रफ़ी अहमद किदवई निर्वाचित हुए। इस तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षित 64 सीटों में से 26 सीटों पर विजय हासिल करके मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। वो मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा कर सकती थी, लेकिन फिर भी चूंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कुल 228 सीटों में से चुनाव परिणामों के बाद अकेले अपने दम पर ही स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना स्वतंत्र सरकार बना सकती थी और कांग्रेस ने यही करने का निश्चय किया।
चुनाव से पहले कांग्रेस और लीग के बीच ये तय हुआ था कि मंत्रिमंडल में 6 मंत्री होंगे, जिसमें 2 लीग की तरफ से मुसलमान होंगे। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने रफ़ी अहमद किदवई, जो कि आपसी तालमेल के आधार पर कांग्रेस की ओर से निर्वाचित हुए थे, मंत्री बनाया और लीग को एक और मुसलमान नाम देने के लिए कहा। मुस्लिम लीग 2 नाम देने पर अधिक थी। एक तो प्रांतीय नेता खलीकुजुमा का नाम दिया गया और दूसरा नाम नवाब मोहम्मद इस्माइल का, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने लीग के साथ समझौता के लिए उसे सरकार में शामिल होने के लिए जो शर्तें रखी वो लीग को मंजूर नहीं थी। दरअसल वे शर्तें थी भी ऐसी ही। कांग्रेस का कहना था कि मुस्लिम लीग सरकार में एक अलग दल की तरह काम नहीं करेगी। लीग में मौजूदा सदस्य कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और मुस्लिम लीग संसदीय बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा। इन शर्तों का सीधा सा मतलब यही था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग इसे क्यों स्वीकार करती। उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग की तरफ से कोई भी मंत्री नहीं बना तो कांग्रेस ने अपने ही दल के दूसरे मुसलमान हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को मंत्री बना दिया। और ये हाफिज मोहम्मद इब्राहिम भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि पहले मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। जाहिर सी बात है कि इस जीत में हाफिज मोहम्मद इब्राहिम की व्यक्तिगत लोकप्रियता का भी महत्वपूर्ण रोल था। फिर भी लीग ने इसे धोखाधड़ी माना, जबकि कांग्रेस का कहना था कि उसने मंत्रिमंडल में 2 मुसलमानों को स्थान देकर, जिसमें कि एक हाफिज मोहम्मद इब्राहिम थे और दूसरे रफ़ी अहमद किदवई, इन दोनों को स्थान देकर अपना वादा पूरा किया। जिन्ना ने इसे कांग्रेस की बेईमानी माना। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टकराव शुरू हो गया। मुस्लिम लीग बार बार यह आरोप लगाती रही कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वर्ष 1937 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की, जिसे कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों पर हुए अन्याय अत्याचार की जांच करने का काम सौंपा गया। पीरपुर रिपोर्ट में मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की कहानियां बताई गई। यह रिपोर्ट 15 नवंबर 1938 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान सोचते हैं कि बहुसंख्यकों के आतंक से बड़ा कोई आतंक नहीं है। रिपोर्ट का कहना था कि मुसलमानों के लिए केवल उनके धर्म और सभ्यता का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि देश की सरकार में भागीदारी का प्रश्न भी है। हिंदू शिक्षा के केंद्र विद्या मंदिर, कांग्रेस के झंडे की सलामी, वंदे मातरम का गायन, सरस्वती पूजा, गांधी के चित्रों की पूजा, गौर अच्छा के साथ हिंदी के संरक्षण संवर्धन का काम, ये सब ऐसी चीज़ें थी जो कि मुसलमानों को न सिर्फ कांग्रेस से दूर ले जा रही थी, बल्कि मुसलमान इन्हें अपने ऊपर अत्याचार मान रहे थे। दिसंबर 1938 में पटना में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हीं आरोपों को दोहराया। जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू संस्था है और यह सच कांग्रेसी नेता जानते हैं। मार्च 1939 में मुस्लिम लीग की बिहार प्रांतीय लीग की तरफ से शरीफ रिपोर्ट के नाम से एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें बिहार के मुसलमानों पर अत्याचारों का जिक्र था। दिसंबर 1939 में फजलुल हक ने भी प्रेस में एक वक्तव्य दिया और बाद में उसे पर्चे के रूप में छपवाया भी, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल के नाम से। इस पर्चे में भी कहा गया कि हिंदू उग्रवादी अपना आतंक मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं। गौ माता की पूजा, मुसलमानों के द्वारा गौ मांस खाए जाने पर रोक लगाना, मुसलमानों को हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों पर नतमस्तक होने के लिए मजबूर करना को मुसलमानों पर अत्याचार माना गया था। और पर्चे में बिहार में इस तरह की 72 और उत्तर प्रदेश की 33 घटनाओं का जिक्र था। कांग्रेस सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया। अक्टूबर 1939 में
कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने जिन्ना को पत्र लिखकर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से करवाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी इस तरह के आरोपों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां लगातार बढ़ती चली गई और इस तरह मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उग्र संप्रदायवाद की ओर तेजी से कदम बढ़ाती गई। इसी बीच अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के शामिल होने के मामले को लेकर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का स्वागत करते हुए इसे देश की जनता को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को। एक और सांप्रदायिकता तेजी से अपने पैर पसार रही थी, तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस सारे किस्से सुनेंगे बैक टू बैक जल्दी ही अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहना मैं कैसे भूल सकता हूँ। धन्यवाद।